बिहार बोर्ड का स्टूडेंट मैं दोबारा हाजिर हूँ आप लोग के लिए। आपका जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर जो चल रहा है उसमें आप इससे पहले 2 क्लासेज हो चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन का भी क्लास हुआ है, दूसरा वाले में इंट्रोडक्शन प्लस कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था वो सारे आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज BSc 10 क्लास का ये क्लास चल रहा है और एक्सरसाइज आपका 1.1 चल रहा है। 1.1 में फर्स्ट ही क्वेश्चन को बताया गया था, बाकी जो उसमें क्वेश्चन शेष बचे हुए थे आप लोग को होमवर्क के रूप में करना था। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको दोबारा इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है, इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 2q + 1। यहाँ पे 2 तरह के नंबर दिया जा रहा है। एक 2q है जिसको सम संख्या यानी सम पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है, एक 2q + 1 है जिसे विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला जा रहा है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो भी क्वेश्चन को सोल्व करना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ही सोल्व करना है, इसलिए उसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करेंगे क्लियर। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि p को कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया गया, p को मान लिया गया और यहाँ पे देखा जा रहा है कि q के साथ हमेशा यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी ये भाजक है, भाग देने वाले संख्या है। तो 2 से भाग देने पे भागफल कुछ ना कुछ आएंगे, यानी भागफल को q ले लिया गया है और शेष को r ले लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम लोग p कोई पूर्णांक ले लिए हैं तो p = जैसे फार्मूला आप लोगों को क्लियर है, क्या क्लियर था कि a = bq + r। इसी फॉर्मेट पे पूर्णांक को p ले लिए है तो यहाँ पे p लिख दिए हैं। 2 से भाग दिया जा रहा है तो 2 यहाँ पे रहेगा, q इसका भागफल है तो 2 के साथ q रहेगा, r को शेषफल लिया गया है तो r यहाँ पे रहेगा। ऑन कंडीशन यहाँ पे ये है कि r जो है 0 का <= है और 2 जो है इससे छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे। और जब 2 से भाग दिया जा रहा है तो ये कंफर्म है कि r का वैल्यू जो है चाहे 0 रहेगा या फिर 1 शेष आएगा, क्योंकि आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो शेष 2 आते हैं, 0 या फिर 1। और जब 3 से भाग देते हैं तो उसका भी कंडीशन पीछे के क्वेश्चन में बताए हुए हैं, तो उसके हिसाब से अब देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस जो है यहाँ पे इसमें r का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2q बचेगा। और उसके बाद जब 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे 2q + 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो हमारा शेष है 0 और 1 के रूप में, एक में 0 बैठाते हैं तो 2q आता है, एक में 1 बैठाते हैं तो 2q + 1 आता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट को कि जब p = 2q है तो यह स्पष्ट है कि यह सम संख्या को सूचित करता है, यानी जब 2 p को विभाजित करेगा तो 2q पूरा का पूरा p को विभाजित कर देगा, यानी ये 2q जो है सम संख्या को सूचित करता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे एक और था p = 2q + 1, तो यहाँ पे 2q के अलावा एक शेष 1 बच रहा है। जब 1 बचने का कंडीशन ये हो रहा है, यानी r का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो ये क्लियर है कि ये संख्या जो है सम संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि शेष 1 बच रहा है, इसलिए यह विषम संख्या हो रहा है। तो ये 1 क्लियर करता है कि 2q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। 3 भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 और 4q + 3 है और q एक पूर्णांक के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने से पहले यहाँ भी p को कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया गया और यहाँ पे देखा जा रहा है कि q के साथ 4 लगा हुआ है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी 4 से भाग दिया जा रहा है। तो भाग देने पे भागफल को यहाँ भी से q रखा गया है और शेषफल को यहाँ भी r रखा गया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यहाँ पे जो हम लोग पूर्णांक p लिए थे वो यहाँ पे रहेगा। जब 4 से भाग दिया जाए तो 4, जब भागफल q है तो 4q हो जाएगा, वो r को शेषफल के रूप में ऐसे सजा देंगे। और यहाँ पे ये कंडीशन इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा भाजक के रूप में, इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि भाग जो है 4 से दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे 4 रहेगा। जब यहाँ पे 4 है तो r का वैल्यू हमारा 0 से लेकर के 3 तक रहेंगे, यानी जब भी भाग दिया जाएगा 4 से तो शेष के रूप में चाहे 0 बचेंगे, 1 बचेंगे, 2 बचेंगे या फिर 3 बचेंगे।
इसलिए अब ये जो हमारा फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो ये चारों शेष 1 by 1 करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले 0 यहाँ पे बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4q बचेगा। 1 बैठाएंगे तो 4q + 1 हो जाएगा। 2 बैठाएंगे तो 4q + 2 हो जाएगा। और जब 3 बैठाएंगे तो 4q + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, 4q और 4q + 2 को जब देखा जा रहा है, यानी p = 4q तथा 4q + 2 यह सम संख्या को सूचित करता है, क्योंकि यहाँ पे 4q जो है ये p को विभाजित करेगा। यहाँ पे शेष 2 बच रहा है, ये सम संख्या को सूचित कर रहा है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि शेष बचे हुए यानी ये वाला और ये वाला संख्या, सम संख्या को सिलेक्ट कर लेने के बाद जो शेष संख्याएं बच जाते हैं, पूर्णांक बच जाते हैं, वो हमेशा विषम संख्या ही होते हैं। इसलिए 4q + 1 और 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ होते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। 2 पात्र है जिसमें दूध रखा जाता है। दूध रखने वाले पात्र है, बर्तन है, उसमें दूध की धारिता यानी उसकी मात्रा दिया हुआ है। पहले दूध का जो बर्तन है उसमें 250 लीटर दूध अटते हैं और दूसरे वाले बर्तन में 425 लीटर दूध अटते हैं। अब एक ऐसे बर्तन का यानी नापने वाला एक ऐसा बर्तन ज्ञात करना है जिसमें दोनों पात्र को आसानी से भरा जा सकता है। ऐसे नहीं कि जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास 2 बर्तन हैं, पात्र हैं, एक में 5 लीटर अटता है, एक में 10 लीटर अटता है। तो मान लीजिए 2 लीटर से मापना है तो दोनों बर्तन को मेज़रमेंट करने में हमें दिक्कत, 10 वाला को तो 5 बार में भर देंगे, लेकिन जिसमें 5 लीटर आता है उसको भरने में हमें 2 बार में 4 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर के लिए हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ऐसे पात्र की धारिता यहाँ पे फाइंड करना है जो दोनों बर्तन को एकदम कॉन्फिडेंस एकदम क्लियर भरा जा सके, जिसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो इस तरह का चीज़ है। तो हमेशा एक चीज़ और देने वाली है, महत्तम धारिता। अगर इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी महत्तम रहे, उच्चतम रहे, हाईएस्ट रहे, तो ये चीज़ हमेशा ये इंडिकेट करता है कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और कभी भी न्यूनतम रहे, छोटी संख्या रहे, कम से कम संख्या रहे, तो वहाँ पे हमें एलसीएम निकाला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो महत्तम अधिकतम कुछ भी रहे तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हो, पहले पात्र वाले को 250 लीटर है, दूसरे वाले में 425 लीटर है, और जो निकालने वाला उसको क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एक बार में लगाएंगे 250, 175 बचा, यानी यहाँ पे भी शेष 0 नहीं बचा, तो प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 175 से 250 में एक बार में फिर लगाए, यहाँ पे भी शेष 75 बचा, यानी आर का वैल्यू यहाँ पे भी 0 नहीं आता है, तो एचसीएफ अभी नहीं निकलेगा। अब 75 से 175 में करेंगे तो 2 बार में 150 आया, यहाँ पे शेष 25 बचा, यहाँ पे भी शेष हमारा 0 नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पे 25 से 75 में करेंगे, 3 बार में कट जाता है, यहाँ पे शेष हमारा 0 आ रहा है। तो यानी एचसीएफ कितना हो गया, 25। तो इसलिए महत्तम धारिता वाला जो पात्र हो गया, महत्तम धारिता वाला पात्र इक्वल टू 25 लीटर, यानी 25 लीटर वाला जो पात्र रहेगा उसे आसानी से हम दोनों बर्तन को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं हम लोग। इससे पहले 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही वैसे ही बनाएंगे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था, इसलिए इसको बताया जा रहा है। दिया हुआ एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। एक वर्गाकार टाइल्स जो है फर्श में लगाया जा रहा है, फर्श में लगाया जा रहा है, तो टाइल्स कितने लगेंगे इनकी संख्या को ज्ञात करना है। जबकि आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ये लंबाई है फर्श का और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि आयताकार फर्श की जो लंबाई है इतना दिया हुआ था, तो ये 2 यहाँ पे यूनिट में दिए हुए हैं, एक मीटर भी है, सेंटीमीटर में है, तो छोटा यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, सबको सेंटीमीटर में कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। चौड़ाई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, इसे भी सेंटीमीटर में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब वर्गाकार टाइल्स की पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, तो भुजा निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या है कि एचसीएफ निकालेंगे। तो 832 और 1658 जो है उसमें सीएफ निकाला गया, तो एचसीएफ हमारा 2 आया। ये टाइल्स की भुजा हो गई जो वर्गाकार टाइल्स है।
तो अब टाइल्स की संख्या निकालना है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ा। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और जो वर्गाकार टाइल्स है उसका क्षेत्रफल यानी भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है, यहाँ पे भी भुजा गुने भुजा काट दिया गया, यहाँ पे इतना है, इतने टाइल्स लगेंगे उस फर्श को कंप्लीट करने में। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.1 कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 2.1 हम लोग 1.2 को शुरू कर रहे हैं। अब उसमें भी क्वेश्चन आप लोग देखें। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमें चलते हैं। 1.1 क्लियर हो गया, अब 1.2 में चलते हैं। यहाँ पे 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड में करना है और उसके गुणनफल के रूप में लिखना है उसको। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है 4320 है, यानी 4320 है। तो इसका गुणनखंड पहले निकाले हैं हम, इस प्रकार है। तो 4320 का भाज्य गुणनखंड जब लिखा गया यहाँ पे, तो 2 जो है ये 5 बार है, 2 को 5 बार लिख दिए, 3 3 बार है और 5 1 बार है। तो यानी 2 5 बार था, उसका 2 का पावर 5 कर दिया गया। 3 यहाँ पे 3 बार है तो 3 का पावर 3 कर दिया। 5 अकेला था तो लिख दिया। यही गुणनफल के गुणनफल का रूप यही है। गुणनफल निकाल करके गुणनखंड निकालने के बाद और इसे गुणनफल के रूप में इस तरीके से इंडिकेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, मतलब 5 का पावर अधिकतम कितना हो सकता है। तो पावर तभी पता चलेगा जब इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड किया गया यहाँ पे, तो 23,750 का भाज्य गुणनखंड लिखा गया। तो 2 1 बार है, 5 यहाँ पे 4 बार है, 19 है। तो यहाँ पे देखा गया 2 अकेला ही है, 5 4 बार है, इसलिए 5 का पावर 4 लिख दिया गया। तो यहाँ पे आंसर में ये लिखा जाएगा कि 5 का अधिकतम घात इक्वल टू जो पावर है वही लिख दिया जाएगा। तो यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ 6370 है, उसमें 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर k इंटू 13 का पावर p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या है 6370, इसका हम लोग गुणनखंड निकाल दिए। निकालने के बाद 6370 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13 लिख दिए। यहाँ पे 2 1 है तो पावर 1 इंडिकेट कर दिया। 5 का पावर भी 1 है, 7 2 बार था तो 7 का पावर 2 कर दिए। 13 अकेला था तो इसका भी पावर 1 कर दिए। और क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ था, मतलब गुणनफल का जो नंबर है सब सेम है, पावर में डिफरेंशियबिलिटी है। तो यहाँ पे देखा गया कि 2 और 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। कंपेयर करने पर m का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको जब देखा जा रहा है तो 5 5 सेम है, n का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि 7 7 है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 13 13 है तो यहाँ भी p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को वैल्यू इसका निकालना था। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि m प्लस n प्लस k प्लस p इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। जब इसे जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो फ्रेंड्स आज इतना ही इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। स्टूडेंट इस पे ध्यान दें। बाकी के यहाँ तक के जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्यूशन करेंगे। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। थैंक यू।